आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ हरक्यूल पोयरो सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी द डेथ ऑन द ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक पे मिलती है एक लाश। क्या वो एक एक्सीडेंट था या फिर चालाकी से किया गया एक मर्डर? एक खोई हुई टोपी, जेब से मिले कुछ धागे के टुकड़े, टूटा हुआ चश्मा और एक रेलवे का टिकट। क्या ये सारे जो सबूत मिलेंगे पोयरो को, ये पोयरो इन सब को एक सिरे में पिरो के एक कहानी बना पाएंगे या फिर मर्डर चालाकी से पोयरो की गिरफ्त से छूट जाएगा? सुनते हैं ये कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी का नाम है डेथ ऑन द ट्रैक्स। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि 570 नाम की ट्रेन लंदन से चलती है। उसमें सवार है कई यात्री, जिसमें पोयरो और कैप्टन हेस्टिंग्स भी हैं। विंचेस्टर से लंदन जाने वाली शाम की ये ट्रेन है। कंपार्टमेंट में गर्म चाय की खुशबू भरी हुई है और हल्की गर्म हवा बहुत ही सुहावनी लग रही है। कंट्री साइड का खूबसूरत नज़ारा पोयरो देखते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। कैप्टन हेस्टिंग्स और पोयरो धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी पुराने केस के बारे में। पोयरो ने हमेशा की तरह वेल फिटेड सूट पहना है जिसमें एक भी सिलवट नहीं है। मूछें तावदार, जूते चमकते हुए और कोट की जेब में उनका प्यारा सिल्क का रुमाल। कैप्टन हेस्टिंग्स और पोयरो दोनों पिछले केस के बारे में बात कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट जो कि चिमनी में छुपी हुई मिली थी। बार बार कैप्टन हेस्टिंग्स कह रहे हैं पोयरो से कि आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से आपने ढूंढ लिया था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट चिमनी में छुपी हो सकती है? तो पोयरो कहते हैं कि मुझे किताबों का बहुत शौक़ है और किताबों के बारे में मैं बहुत सी जानकारी रखता हूँ। जब भी हमारी कोई किताब भीग जाती थी तो उसे हम चिमनी के अंदर छुपाते थे, जिससे वो जल्दी सूख जाती थी। बस यही बात मैंने उस दिन भी याद की कि शायद किसी ने वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चिमनी में छुपा दिए हों। बातचीत हो ही रही थी तभी ट्रेन में बहुत ज़ोर का एक ब्रेक लगता है। शायद कोई छोटा सा स्टेशन आया है। ट्रेन रुक जाती है। पूरे स्टेशन पर गैस लाइट्स रोशन है। स्टेशन का नाम है बैडम जंक्शन। पोयरो ध्यान से देखते हैं कि जब से वो इस ट्रेन में बैठे हैं, एक आदमी ट्रेन के अंदर काफ़ी बेचैन है। वो बार बार सिगरेट पीता है और पिए हुए कश के टुकड़े इधर उधर गिराता है। पोयरो बड़े ध्यान से उस सिगरेट के ब्रांड को भी देखते हैं। वो एक सस्ते ब्रांड का सिगरेट है जो मशीन से बनता है। फिर पोयरो उस आदमी को देखते हैं। वो बार बार चहलकदमी करता, कभी खिड़की से बाहर झांकता, फिर जाके अपनी सीट पे बैठ जाता। वह हेस्टिंग से कह रहे हैं कि तुम देख रहे हो हेस्टिंग, ये जब से विंचेस्टर स्टेशन से चढ़ा है तब से ये काफ़ी बेचैन है और जैसे कोई बात इसे मन ही मन काफ़ी परेशान कर रही है। हेस्टिंग्स भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है, इसके चेहरे पे एक अजीब सी नर्वसनेस है। बातों का सिलसिला चल ही रहा था तभी अचानक उन्हें लगता है कि स्टेशन पे काफ़ी अफरा तफरी है। कोई स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेके जा रहा है। शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब रहा नहीं जाता पोयरो से और वो उतर पड़ते हैं स्टेशन पे। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि वेटिंग रूम में आप लोग के लिए जगह बनाई गई है। दरअसल एक एक्सीडेंट में एक आदमी की मृत्यु हो गई है। आप लोग चाहें तो अंदर वेटिंग रूम में बैठें, वहाँ पे गर्माहट भी है और साथ ही चाय पीने का इंतज़ाम भी है। पोयरो कहते हैं कि उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर इस तरह की कोई डेथ होती है अचानक से तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इसमें, इन्वेस्टिगेशन में वो पुलिस की मदद कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर कहते हैं आइए फिर मेरे साथ आप चलिए, जहाँ पर वो डेड बॉडी रखी गई है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। हेस्टिंग और पोयरो चल रहे हैं तभी देखते हैं कि वो बेचैन सा आदमी स्टेशन पर उतर चुका है और इधर उधर किसी से कुछ कुछ पूछ रहा है। पोयरो कहते हैं रेलवे जो थे इंचार्ज उनसे कि 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा उस आदमी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। आप पोयरो बेचैन से दिखने वाले आदमी के पास जाते हैं। उसका नाम विलियम होता है। वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ, मैंने अभी एक आदमी से पूछा, वो एडमंड ब्लैकफुट नाम के एक आदमी हैं। तो पोयरो कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो?
कहते हैं मैं उनसे निजी तौर पे तो नहीं मिला हूँ, लेकिन हम दोनों का बिज़नेस एक ही है। हालाँकि मिस्टर एडमंड काफ़ी अमीर हैं, उनका शोरूम भी बहुत बड़ा है। वो लंदन के एक बड़े व्यापारी हैं। दरअसल वो एंटीक्स का काम करते हैं, साथ ही बहुमूल्य रत्न और ये जो सोने होते हैं, चांदी की ज्वेलरी पुरानी होती है, जो एंटीक्स होती है, उसका काम करते हैं। उनका शोरूम काफ़ी बड़ा है, उसी के बगल में मेरा शोरूम भी है। मैं एक छोटा-सा बिज़नेसमैन हूँ, इसीलिए मैं उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम दोनों का काम एक ही है, इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये जान के कि एक्सीडेंट में उन्हीं की मौत हुई है। कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी के आगे वो आ गए। पॉयरो कहते हैं कि अगर तुम उनको न कि निजी तौर पे नहीं जानते हो, तो फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो उनकी मौत से कि तुम कितनी सिगरेट पी चुके हो विंचेस्टर स्टेशन से लेके यहाँ तक। अब इस पे वो आदमी कुछ नहीं कहता, कहता है मैं तो वेटिंग रूम में जा रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा वहाँ पर बैठ के कि कब ये ट्रेन चलेगी आगे अपने गंतव्य की ओर। पॉयरो अब फिर से उन रेलवे इंचार्ज के साथ मिलके चले जाते हैं उस जगह जहाँ पर मिस्टर एडमंड ब्लैकवुड की डेड बॉडी रखी थी। मिस्टर एडमंड ब्लैकवुड, जो कि एक लगभग 45-50 साल के अधेड़ उम्र के आदमी हैं, काफ़ी अमीर हैं और वो अक्सर ट्रैवल करते हैं अपने एंटिक्स के बिजनेस के चक्कर में। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जब वो एक सफल बिजनेसमैन हैं, तो फिर वो अचानक से क्यों कूद गए ट्रेन के आगे? क्या उन्हें ठीक से दिखा नहीं कि आगे से मालगाड़ी जैसी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी आ रही थी? ये बात पॉयरो को बहुत परेशान कर रही थी। खैर, जब पॉयरो और हेस्टिंग्स पहुंचते हैं उस कमरे में जहां पर इनकी डेड बॉडी रखी है एडमंड ब्लैकवुड की, तब ये देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल चमकदार अच्छे कपड़े पहने हैं। उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना है, पैंट्स हैं उनकी और बूट्स हैं। उनके बूट्स को पॉयरो बड़ी ध्यान से देखने लगते हैं। उनके बूट बिल्कुल चमकदार हैं, कहीं पर भी मिट्टी नहीं, कोयले का कोई टुकड़ा नहीं, यहाँ तक कि घास तक नहीं लगी हुई। वह हेस्टिंग्स से कहते हैं, हेस्टिंग्स तुम एक बात देख रहे हो, अगर ये आदमी हड़बड़ा के रात के समय में अगर ट्रैक्स को क्रॉस कर रहा था और इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी मृत्यु हुई, तो कोई तो मिट्टी कंकड़ इसके जूतों पे होना चाहिए था अगर ये इस तरह से ट्रैवल कर रहा था। और कितना कोयला पड़ा रहता है ट्रैक्स पे, लेकिन इसके जूते में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं रेलवे इंचार्ज और इंस्पेक्टर बार्ड जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, कहते हैं पॉयरो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उस एक्सीडेंट में वहाँ पर नहीं मरे हैं मिस्टर एडमंड और इन्हें मार के वहाँ डाला गया है? पॉयरो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और एक इंग्लिशमैन होने के नाते इनके सर पे हैट क्यों नहीं है, इनकी टोपी कहाँ गई? और फिर अचानक पॉयरो की नज़र पड़ती है उनकी पैंट्स पे। तब पॉयरो अपना लेंस निकालते हैं और अपने पॉकेट से एक छोटा सा स्कैल्पेल निकालते हैं और जाके उस पैंट में से कुछ धागे निकाल के लाते हैं। कहते हैं ये धागे आप देख रहे हैं, एक धागा है लाल रंग का, एक पीला और एक नीला। पीला धागा तो जूट का बना है, नीला धागा प्लास्टिक का है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस तरह के धागे इनकी पैंट पे? कहते हैं पॉयरो कि इस तरह के धागे चीप टाइप के कारपेट्स में लगते हैं जो ज़्यादातर सस्ते इसमें लोअर मिडिल क्लास लोग यूज़ करते हैं। अब सर एडमंड जैसे अमीर आदमी भला ऐसी जगह क्यों जाएंगे जहाँ पर बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं? और एक बात आप और देखिए, इनके सर पे जो चोट का निशान है, इतना तेज़ निशान नहीं। अगर इनकी डेथ एक्सीडेंट से हुई होती तो ट्रेन जब इतनी तेज़ टक्कर मारती तो इनका पूरा सिर क्षत विक्षत हो जाना चाहिए था, हो सकता है फट जाता इनका सर, लेकिन उस पर सिर्फ एक चोट का निशान है। और उसमें से भी आप देख रहे हैं कि एक धार खून की तो इनके कॉलर की तरफ बह रही है और एक धार सर के पीछे बह रही है। इसका मतलब कि एक बार तो इन्हें औंधे मुँह लिटाया गया और फिर इनकी पोजीशन चेंज करके इन्हें सीधे यानी कि ऊपर की तरफ चेहरा करके लिटा दिया गया। अब इंस्पेक्टर बार्ड पॉयरो की मीन्स इंटेलिजेंस देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से एक एक माइन्यूट डिटेल को पॉयरो ध्यान से देख लेते हैं। पॉयरो कहते हैं कि सिर्फ लाश को देख के हम लोग कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम लोग को उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। तभी इंस्पेक्टर बार्ड को एक आदमी आके मिस्टर एडमंड का ब्रीफ केस दे के जाता है, कहता है ये लाश के पास से ही ब्रीफकेस मिला था और इनकी एक छड़ी मिली थी।
अब जो ब्रीफकेस था उसको जब खोला जाता है तो उसमें से उनका विजिटिंग कार्ड निकलता है। जैसे कि सबने बताया था कि बहुत अमीर आदमी है, लंदन में एंटिक्स का इनका बहुत बड़ा शोरूम है, वहीं का कार्ड था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई भी वैल्यूएबल सामान नहीं था उस ब्रीफकेस के अंदर, सिर्फ कुछ कागज़ थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो पोयरो कहते हैं कि जब भी इस तरह के बिजनेस क्लास वाले लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ एंटीक का महंगा सामान होता है, जिसे वो किसी अपने या तो क्लाइंट को दिखाने जा रहे होते हैं या फिर खरीदने जा रहे होते हैं। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनको फंसा के चोरी की और फिर पकड़े जाने के डर से इनको मार डाला। इस बात पर भी इंस्पेक्टर बाट का ध्यान पहले नहीं गया था कि ये एक रॉबरी का केस भी हो सकता है। खैर, इसके बाद सारे मिलके जाते हैं रेलवे ट्रैक की उस जगह पे जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर पीटर नाम का एक ड्राइवर था जो उस मालगाड़ी को चला रहा था उस रात। वो घबराया हुआ सा खड़ा था क्योंकि पुलिस ने कहा था कि तुम्हें अभी बयान दे के तब वापस जाना है। कुछ लोग भी इकट्ठा थे जो वहाँ पर सब देख रहे थे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी की मृत्यु हो गई। पोयरो पूछते हैं पीटर से कि ठीक ठीक से बताओ उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात क्या मीन्स थोड़ी देर पहले ही क्या क्या हुआ था। बताता है पीटर कि वो घुमावदार रास्ते से अपनी गाड़ी लेके आ रहा था। क्योंकि आगे स्टेशन था इसलिए उसने गाड़ी की गति पहले ही धीमी कर ली थी, और जैसे कि वह रोज़ करता था। तभी उसे ऐसा लगा कि ट्रैक पे कुछ पड़ा हुआ है। उसे शक हो गया कि कोई आदमी या तो आत्महत्या करना चाह रहा है इसीलिए आके ट्रैक पे लेट गया है, या फिर किसी की लाश पड़ी है। इसने खूब हॉर्न दिया, गाड़ी में तुरंत ब्रेक्स लगाए। तब भी ये कहा कि इतना कुछ करने पे भी उस आदमी के ऊपर हल्की सी टायर की टक्कर लगी गई। जल्दी से पीटर उतरता है ट्रेन से और देखता है लेकिन वो आदमी मर चुका था। पोयरो इंस्पेक्टर बाट की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि देखिए बहुत तेज़ टक्कर नहीं लगी थी इसे, मीन्स इनको जो इसीलिए इनका सर नहीं फटा, लेकिन हल्का सा अगर टायर सिर्फ छू भर जाता है तो उससे कोई आदमी मर नहीं सकता। इसीलिए ये पॉसिबिलिटी तो हटा देनी पड़ेगी कि ये एक एक्सीडेंट था। ये फुल प्रूफ एक मर्डर है, इनको कहीं दूसरी जगह मार के और तब इनकी लाश को यहाँ डंप किया गया है। फिर पोयरो बड़े ध्यान से ट्रैक के इधर उधर देखने लगते हैं। वहाँ पर इन्हें 2 पहिए की गाड़ी का निशान दिखाई देता है, जैसे व्हील बैरो होती है। कह रहे हमें इन निशान को फॉलो करना पड़ेगा कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। निशान को फॉलो करते करते सारे पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास में बने एक कॉटेज में। वो छोटा सा कॉटेज था और उसके अंदर लाइट जल रही थी। जब ये लोग घुसते हैं तो कॉटेज में कोई भी नहीं था, हालांकि वहाँ केरोसिन लैम्प जल रहा था। पोयरो देखते हैं कि वहाँ का जो टेबल क्लॉथ पड़ा था टेबल पर, वो ऐसे मीन्स पूरा हटा के ज़मीन पे पड़ा हुआ है। किसी ने टेबल क्लॉथ को बड़ी बेतरतीब तरीके से हटाया था, जिससे उस पर रखा हुआ ग्लास बॉटल सब ज़मीन पे गिर गया था। तब पोयरो उस बॉटल को स्मेल करते हैं। वो स्मेल बिल्कुल वैसी ही थी जैसा सर एडमंड के पास से आ रही थी। तभी हेस्टिंग्स कहते हैं कि पोयरो आपने इस चीज़ का ध्यान दिया कि ये सिर्फ एक शराब की बॉटल नहीं है, इसमें कुछ और भी मिलाया गया है, कुछ ऐसा तेज जैसे क्लोरोफॉर्म की महक होती है। तो पोयरो कहते हैं कि इसका मतलब है कि इसमें कोई ऐसा सेडेटिव मिला दिया गया जिसको पीते ही सर एडमंड बेहोश हो गए, और फिर उस आदमी ने बेतरतीब तरीके से इस टेबल पर बिछा जो टेबल क्लॉथ था उसको खींचा और उससे मुंह लपेट दिया सर एडमंड का, जिससे दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि सर एडमंड अचानक ज़मीन पे गिरे इसलिए इनके सर पे चोट लगी। पहले इन्हें औंधे मुँह लिटाया गया, फिर ट्रैक पे जाके मुंह सीधा करके लेटा दिया गया। इसीलिए जो खून की धार थी ये 2 डायरेक्शंस में बहती हुई निकली। लेकिन सर एडमंड की मृत्यु को काफ़ी टाइम हो चुका है। इन्हें लगभग दोपहर में यहाँ पर मारा गया है और रात के टाइम में जाकर उस ट्रैक पे रखा गया है, क्योंकि बॉडी में रिगर मोर्टिस शुरू हो चुका था, बॉडी अकड़ चुकी थी। ऐसे ही पोयरो बहुत चीज़ वहाँ पे जाके डिड्यूस करते हैं उस कॉटेज में जाके। उन्हें वहाँ पर कोने में पड़ा हुआ एक टिकट भी दिखाई देता है जो विंचेस्टर शहर से लंदन का था, ट्रेन का टिकट खरीदा गया था। साथ ही उन्हें वह सिगरेट के बहुत से बट्स दिखाई देते हैं पड़े हुए। ये सिगरेट के बट बिल्कुल वैसे ही थे जैसा विलियम
वो जो घबराया हुआ आदमी इन लोग को ट्रेन में दिखा था वो पी रहा था। बहुत सी बातें पॉयरो के दिमाग में चलती रहती हैं। फिर पॉयरो कहते हैं कि चलिए हम लोग को तुरंत वेटिंग रूम में चलना है, कहीं हमारा कातिल भाग ना जाए। इंस्पेक्टर बार्ट समझ नहीं पाते कि पॉयरो को कातिल मिल भी गया और उन्हें तो पता भी नहीं चला। सारे भागते हुए जाते हैं उस वेटिंग रूम में जहां विलियम अभी भी बैठा है, क्योंकि लंदन जाने वाली वो ट्रेन अभी भी वहीं स्टेशन पे खड़ी है, उसे अभी भी हरी झंडी नहीं मिली है। जब वो जाते हैं तो विलियम को बाहर बुलाते हैं पॉयरो और कहते हैं कि सर एडमंड ब्लैकवुड के कत्ल के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। विलियम बिल्कुल चौंक जाता है, कहता है आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं कि मैं उस कॉटेज में गया था। यहाँ पे उससे स्लिप हो जाती है ये बात। पॉयरो कहते हैं कि हम लोग ने तो किसी भी कॉटेज का नाम तक नहीं लिया। विलियम के माथे पे पसीना आने लगता है, कहता है लेकिन आप लोग कभी भी ये बात प्रूव नहीं कर पाएंगे कि मैंने सर एडमंड का कत्ल किया था। तुरंत पॉयरो कहते हैं कि विलियम की ढंग से तलाशी ली जाए। उन्हें शक था कि मिस्टर एडमंड कोई बहुत बहुमूल्य रत्न लेके ट्रैवल कर रहे थे और वो सारा सामान इस विलियम ने लूटा और उनकी हत्या कर दी। सब उनकी तलाशी ली जाती, पुलिस इंस्पेक्टर उनकी तलाशी लेते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर उनके कोट में एक चोर जेब थी, उसमें से एक छोटा वेलवेट का पाउच निकलता है। उसके अंदर से निकलते हैं हीरा, पन्ना, रूबी, अंगूठियाँ, इतने बहुमूल्य और एंटीक सामान जिनकी वैल्यू लाखों में थी। अब विलियम भागने का प्रयास करता है, लेकिन भागना तो नामुमकिन था। पॉयरो कहता है कि तुम सब कुछ खुद से बताओगे या फिर मैं सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके तुम्हारे सामने लाऊं। मैं पता लगा सकता हूं कि ये सारा सामान एडमंड की दुकान का ही है। तुम यहाँ जिस होटल में रुके थे मैं उसका भी पता लगा लूँगा। तुम जिस ट्रेन से यहाँ आए और भाग के जा रहे थे सिर्फ एलिबाई घोषित करने के लिए कि जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ और डेड बॉडी मिली तुम तो ट्रैवल कर रहे थे, जबकि तुमने दोपहर में ही सर एडमंड का कत्ल कर दिया था। दरअसल तुमने सर एडमंड को बुलाया मिलने के लिए कि तुम्हारे पास एंटीक्स के बड़े अच्छे अच्छे सामान हैं। सर एडमंड भी जानते थे कि उनकी दुकान के पास में ही तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है। वो तुमसे मिलने के लिए उस कॉटेज में आ गए। तब तुमने उन्हें वो शराब पिलाई जिसमें तुमने क्लोरोफॉर्म या कोई भी सेडेटिव मिला रखा था। जैसे वो अनकॉन्शियस हुए तुमने टेबल क्लॉथ खींचा और उनका मुंह लपेट के उनकी हत्या कर दी। फिर तुमने उनका ब्रीफकेस खोला और वो सारे सामान चुरा लिया जिसके ऊपर तुम्हारी नज़र थी। ये लाखों करोड़ों का सामान था। उसके बाद तुमने रात का इंतज़ार किया। रात होते ही वो ट्रैक पे जाके तुमने व्हील बैरो की सहायता से वो लाश वहाँ रख दी। अभी मालगाड़ी आने में लगभग 1 घंटा था। तुम तुरंत विलचेस्टर शहर पहुँच गए बाई कैब और फिर स्टेशन से बैठ के हम लोग के साथ तुम आ रहे थे। लेकिन तुम एक बात भूल गए, तुम अपनी नर्वसनेस को नहीं छुपा पाए। वो साफ झलक रही थी जिसको मैंने और हेस्टिंग्स दोनों ने बखूबी पहचान लिया। अब बताओ तुम हम लोग के साथ चल रहे हो कि और सबूत हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। विलियम थम से वहीं कुर्सी पे बैठ जाता है, कहता है सर एडमंड की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी। उनके पास ऐसे ऐसे एंटीक्स के सामान थे जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कुछ दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें बेशकीमती हीरा, पन्ना, सारे ज़ेवरात बेचे हैं। इसीलिए मैंने उन्हें लालच दी कि मैं एक बहुत बड़ी डील उनसे करना चाहता हूँ और अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा के वो सारे एंटीक्स के सामान उनसे ख़रीदना चाहता हूँ। अगर ये सामान मेरी दुकान पे होते तो रातों रात मेरी दुकान बहुत बढ़ जाती और मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। इसी लालच में मैंने उन्हें वहाँ पर बुलाया और वो आने को तैयार भी हो गए। मुझसे गलती हो गई जो उनकी हैट मुझसे वहीं कमरे में छूट गई। ये हैट भी आप लोग को सबूत के तौर पे मिल गई। दरअसल पॉयरो को उसी समय शक हो गया था कि यहाँ पर कोई आसपास कॉटेज होगा जहाँ पे ये कत्ल किया गया, क्योंकि सर एडमंड ने अपनी टोपी नहीं पहनी थी। कि इंग्लिशमैन शाम को किसी से मिलने जाए और उसने हैट ना लगाई हो ये तो इम्पॉसिबल था। उन्हें कॉटेज में ही वहीं ज़मीन पे पड़ी उनकी हैट मिल गई थी। बहुत ही बखूबी रूप से पॉयरो ने यह केस सॉल्व किया। ये एक पैसेज स्टोरी थी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
जिससे आपको इसी तरह की डिटेक्टिव और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने को मिलती रहें। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी ली है तो इस कहानी को एक लाइक और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।